हेलो बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोगों ने जो नोट्स बनाए थे उनको आगे हम लोग देखते हैं। और अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं 1, 2, 3 तो आप लोग उनको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या मैं उसका लिंक दे दूंगा आप लोगों को आई बटन पे, तो आप लोग वहाँ से भी क्लिक करके देख लें और अपने नोट्स बना लें। इम्पोर्टेंट क्रिस्टल जाल के बारे में हम लोग बता चुके थे, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष के बारे में हम लोग बता चुके थे। तो आज हम लोग देखते हैं ठोसों के चुंबकीय गुण। तो हम लोग देखेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण। तो ठोसों में आज हम लोग पार्ट 4 सोल्व कर रहे हैं। कितना? पार्ट 4 देखते हैं। तो क्या ठोसों में चुंबकीय गुणों को मुख्य 3 भागों में विभेदित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों। तो नंबर 1 आता है अनुचुंबकीय। क्या होता है? अनुचुंबकीय। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण अनुभव नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण अनुभव नहीं करते हैं अनुचुंबकीय कहलाते हैं, तथा इनका यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। इनका ये गुण जो होता है वो क्या कहलाता है? अनुचुंबकत्व कहलाता है। इसके पॉइंट हैं, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र हटने के पश्चात अपना चुंबकत्व खो देते हैं। जैसे कोई चुंबकत्व अगर है तो जैसे ही हटता तो अपना ये चुंबकत्व खो देते हैं। अगला क्या? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे Sc है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, कोबाल्ट है, निकिल है, कापर है, ऑक्सीजन है, ये Cu है। ये आप लोग एग्जाम्पल में 2-4 लिख लें। उसके बाद आता है प्रतिचुंबकीय गुण। ठोसों के गुण चल रहे हैं तो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय गुण। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए? इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः इनका आघूर्ण एक दूसरे से निरस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? एक दूसरे से निरस्त हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे जैडन, जिंक, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथेन और NaCl, सोडियम क्लोराइड और जल। तो लोह नंबर 3 है मेरे पास लोह चुंबकीय। तो लोह चुंबकीय में क्या होता है? देखो, लोह चुंबकीय में होता है वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण का अनुभव करते हैं। किसका? प्रबल आकर्षण का। लोह चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं, लोह चुंबकीय कहलाते हैं, तथा इनका यह गुण लोह चुंबकत्व कहलाता है। इसमें आगे हम लोग तो इनमें क्या होता है? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। नंबर 2 है इसी में। इनमें चुंबकीय क्षेत्र हटने के पश्चात भी चुंबक के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर चुंबक को हटा लिया जाए तब भी ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अर्थात स्थायी चुंबक बनाई जा सके जिसमें चुंबक के छोटे छोटे खंड क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। प्रत्येक डोमेन, यहाँ पे ये डोमेन है, प्रत्येक डोमेन में 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है N साउथ नॉर्थ ध्रुव और एक साउथ ध्रुव होता है। तो एग्जाम्पल में लेते क्रोमियम, Fe, Mn और Cro। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के आधार पर लोह चुंबकीय को 2 भागों में विभाजित, मतलब इलेक्ट्रॉन के चक्रण है उनके आधार पर कई जगह बांटा गया? 2 जगह बांटा गया है। तो नंबर 1 है प्रतिलोह चुंबकीय। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटी फेरो मैग्नेटिक। इन्हें को बोलते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक। इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण प्रति समांतर होता है। जैसे Mn है, Mn2O3 है, Mn3O4 है। आगे हम लोग देख लेते हैं नंबर 2 का लघु लोह चुंबकीय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरी मैग्नेटिक। तो ये क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण समांतर व प्रति समांतर होता है। उदाहरण पे हम लोग क्या देखते हैं? हेमेटाइट है, Fe2O3, फेराइट है, जिंक फेराइट है। तो लोह चुंबकीय जब होंगे तो हम ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे एक तरफ। प्रति लोह चुंबकीय जब होंगे तो इसका एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। तो इसमें Bm जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लघु लोह चुंबकीय में क्या होता है? एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। मतलब इसमें अनियमितता होती है, कहीं दोनों ऊपर है, फिर ये नीचे हो गया, फिर ये ऊपर हो गया। तो इनमें क्या होता है? Bm जो इक्वल नहीं होता, किसके? 0 के बराबर नहीं होता है Bm कभी भी।
चलिए हम लोग देख लेते हैं ठोसों में निविड़ संकुलन। ठोसों में निविड़ संकुलन देख लेते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। तो क्या अवयवी कणों की निकटतम व्यवस्था, जो अवयवी कण होते हैं कि निकटतम व्यवस्था से रिक्त स्थानों को पूर्ण रूप से भर देना, पूर्ण रूप से भर देना क्या कहलाता है? निविड़ संकुलन कहलाता है। मतलब जो रिक्त स्थान होते हैं उनको पूरी तरीके से भर देना ही क्या कहलाता है? निविड़ संकुलन कहलाता है। तो निविड़ संकुलन को 3 अक्षों पर विभेदित किया जाता है। इसको 3 जगह बांटा गया। नंबर 1 है एक विमीय निविड़ संकुलन। क्या होता है? एक विमीय निविड़ संकुलन। तो क्या होता है देखो, इसमें अवयवी कणों के गोलों को एक पंक्ति में निकटतम व्यवस्थित किया जाता है, जिससे केंद्रीय गोला 2 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। अतः इसकी संबंध संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? संबंध संख्या 2 होती है। और ये इस तरीके से होते हैं, सब पास पास एक लाइन में लगे होते हैं ये। ओके, नंबर 2 हम लोग देखते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। इसमें क्या होता है देखो, एक विमीय की पंक्तियों को 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वर्गाकार निविड़ संकुलन। जब एक विमीय की पहली पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति इस प्रकार व्यवस्थित की जाए कि पहली पंक्ति के गोले के नीचे दूसरी पंक्ति के गोले, पहली पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति के गोले, दूसरी पंक्ति के नीचे पहली पंक्ति के गोले, और ठीक नीचे तीसरी पंक्ति के गोले। मतलब एक के बाद एक। अभी हम फिगर दिखाएंगे आपको। गोले व्यवस्थित किए जाएं तो सभी गोलों के केंद्र ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप से समान होते हैं, जिसमें एक केंद्रीय गोला 4 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। मतलब एक जो बीच का गोला वो 4 को स्पर्श करेगा। तो एक केंद्रीय गोला स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्र को मिलाने पर वर्गाकार आकृति का निर्माण होता है। अतः इसे वर्गाकार निविड़ संकुलन कहते हैं। इसकी संबंध संख्या 4 होती है तथा इसे हम लोग ए ऐसे हम बहुत से ए करके दिखा सकते हैं, इस प्रकार की होती है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। नंबर 2 क्या है? षटकोणीय निविड़ संकुलन। कौन सा? षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो पहली पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति इस प्रकार व्यवस्थित की जाए कि पहली पंक्ति की गर्त, जो पंक्ति होती है गर्त में अवनमन दूसरी पंक्ति के गोले तथा दूसरी पंक्ति की गर्त में तीसरी पंक्ति के गोले व्यवस्थित हो जाएं। मतलब एक के बाद एक गोले फिट हो जाएं। तो पहली पंक्ति व तीसरी पंक्ति समान होती है। मतलब जो पहली पंक्ति होती है और तीसरी पंक्ति कैसी होती है? समान होती है। तथा दूसरी पंक्ति भिन्न हो जाती है। इसमें केंद्रीय गोला 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। क्या करता है? 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है, जिनके केंद्रों को मिलाने पर षटकोणीय आकृति बनती है। कैसी बनती है? षटकोणीय आकृति बनती है। अतः इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। तो जिसकी संबंध संख्या कितनी हो जाती है? 6 होती है। व इसे ए बी टाइप का कहते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग, ये कुछ हैं। देखिए ये पहली पंक्ति है, उसके नीचे जस्ट हमने दूसरे लगा रखे, उसके बाद तीसरे लगा रखे। तो ये बीच में एक गोला, देखो इसके चारों तरफ 4 गोले हैं, तो इनको हम लोगों ने टच करा। तो इसमें कितने हो गए थे? 4 बन रहे थे। ये दूसरे वाले के लिए षटकोणीय के लिए तो इस तरीके से हैं। तो ये बीच में इसके देखो यहाँ पे भी ये मैच कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 कितनी जगह मैच कर रहा है? 6 जगह मैच कर रहा है। तो इसको हम बोलो षटकोणीय निविड़ संकुलन बोलते हैं हम लोग इसको। फिर नंबर 3 मेरे पास आता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। क्या होता है? त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो द्विविमीय की परतों से त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है। त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है। त्रिविमीय की संरचनाएं 2 प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। मतलब इनको हम कितने प्रकार से? 2 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है? घनीय निविड़ संकुलन। क्या होता है? घनीय निविड़ संकुलन। तो जब वर्गाकार की द्विविमीय संरचना पर दूसरी परत इस प्रकार व्यवस्थित की जाए कि प्रथम परत के ठीक ऊपर, जो प्रथम परत होती है ना,
प्रथम परत के कुछ इस तरीके से अभी हम आपको दिखाएंगे। इस तरीके प्रथम परत के ऊपर ठीक है क्या होता है, जब वर्गाकार द्विविमीय संरचना पर दूसरी परत इस प्रकार व्यवस्थित की जाए कि प्रथम परत के ठीक ऊपर दूसरी परत के गोले व दूसरी परत के ठीक ऊपर तीसरी परत के गोले व्यवस्थित हो जाएं, तो सभी गोलों के केंद्र ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप से समान होते हैं, जिसमें केंद्रीय गोला 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। कितने गोलों को? 6, जिसमें प्रथम परत के वर्ग व दूसरी परत के वर्ग के केंद्रों को मिलाने पर एक घनीय संरचना का निर्माण होता है। अतः इसे हम घनीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इसकी समवर्ण संख्या 6 व संकुलन दक्षता कितनी होती है? 52% होती है। अतः इसे हम ए प्रकार का कहते हैं। ये मेरे पास है, देखिए एक के बाद एक परत है और यहाँ पे ये देखो 6 को टच करेगा। देखो 1 2 3 ये 4 5 6 कितने को टच कर रहा है? 6 को टच कर रहा है। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नंबर 2 क्या है इसका त्रिविमीय निविड़ का? नंबर 2 षटकोणीय निविड़ की द्विविमीय से त्रिविमीय का निर्माण। तो ये हेडिंग है, तो इसको हम षटकोण की द्विविमीय की पहली परत में, जो द्विविमीय की पहली परत में 2 प्रकार के त्रिकोणीय छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणीय छिद्र होते हैं, जिसमें दूसरी परत ढकने पर केवल एक, जिसमें दूसरी परत ढकने पर केवल एक त्रिकोणीय छिद्र ढका जा सकता है। एक त्रिकोणीय छिद्र जो होता है वो ढका जा सकता है, दूसरा त्रिकोणीय छिद्र शेष रह जाता है। जो दूसरा होता है वो कैसा रह जाता है? शेष। तो कुछ इस तरीके से होते हैं। देखिए ये जैसे ये 2 ढक गए तो इसको रह गया, अब ये अगर ये ढक रहे तो इसको रह जाएगा। तो इस तरीके से ये होते हैं, जैसे परत फर्स्ट है त्रिकोणीय। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो ये चतुष्फलकीय होता है। ये जैसे 4 गोले, मतलब पहले 3 गोले, उसके ऊपर से 1 गोला और किया गया है। और ये अष्टफलकीय होता है। इस तरीके से ये 8 गोले हैं यहाँ पे। अष्टफलकीय परत ये सेकंड होती है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, तो आप लोग बना लें उसको, नहीं तो स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं, आप लोग बुक में खोल के देख सकते हैं, बुक में भी ये बने हुए हैं। तो आगे देखते हैं हम। षटकोणीय की प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत ढकने पर 2 प्रकार के छिद्रों का निर्माण होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को अगर ऐसा PDF ये चाहिए है तो आपको PDF मिल जाएगा, लेकिन ये लास्ट लेक्चर में देंगे आप लोगों को, क्योंकि अभी ये नोट्स कंप्लीट नहीं है। मैं जितना लिख लेता हूँ उतना ही वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपको एक ही बार में सारे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे लास्ट लेक्चर में। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, तो हम आप लोगों को वहाँ पे ये प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्सों में शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो नंबर 1 आता है चतुष्फलकीय छिद्र, और उसके बाद होता है नंबर 2 अष्टफलकीय छिद्र। तो हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है? चतुष्फलकीय छिद्र पर तृतीय परत का ढकना। तो हेडिंग क्या है? चतुष्फलकीय छिद्र पर तृतीय परत का ढकना। तो हम लोग इसको देखते हैं। यदि चतुष्फलकीय छिद्र पर तीसरी परत ढकी जाती है तो तृतीय परत प्रथम परत के समान होती है। क्या होती है? यदि चतुष्फलकीय छिद्र पर तीसरी परत ढकी जाती है तो तृतीय परत प्रथम परत के समान होती है। जो तीसरी परत होती है वो कैसे? प्रथम परत के समान होती है। अतः इसे AB प्रकार बनता है। कैसा बनता है? AB आएगा, फिर AB मतलब एक A होगा, एक B होगा, एक A होगा, एक B होगा, प्रकार बनता है, जिसमें गोलों के केंद्रों को मिलाने पर HCP को हम लोग क्या बोला है? FCC भी बोलते हैं, हम FCC बोलते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना बनती है, जिसकी समवन्य संख्या कितनी होती है? 12 व संकुलन दक्षता कितनी होती है? 74% होती है। हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसको आप लोग देख लें, स्टडी कर लें अच्छे से। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आता है नंबर 2 अष्टफलकीय छिद्र पर तीसरी परत ढकना। जो अष्टफलकीय छिद्र होते हैं उस पर तीसरी परत का ढकना। तो इस पर क्या होता है? अष्टफलकीय छिद्र पर
तीसरी परत ढकने से तीनों परतें भिन्न हो जाती हैं। तीनों परतें कैसी हो जाती हैं? भिन्न हो जाती हैं। इसे ABC प्रकार कहते हैं। कहते हम लोग ABC प्रकार कहते हैं, जिसमें परतों की संख्या बढ़ाने पर गोलों की संख्या कम हो जाती है। जैसे अगर हम परत जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने ही गोले जो होंगे वो कम हो जाएंगे। व अंत में CCP घनीय निविड़ संकुलित संरचना बनती है। कौन सी? CCP बनती है, जिसकी सामान्य संख्या 12 व संकुलन दक्षता कितनी होती है? 74 होती है। इसको हम FCC भी बोलते हैं। हम आप लोगों को कई बार बोल चुके हैं, इसको हम FCC भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है? देखो, अगर चतुष्फलकीय रिक्तिका है तो 2n होगी, और अष्टफलकीय अगर रिक्ति है तो क्या होगा? n होगा केवल। अगर चतुष्फलकीय तो 2n और रिक्ति है तो n। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं, ये मेरे पास परतें हैं, ये थर्ड परत है, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है। तो ये मेरे पास ये A है, ये B है, ये A है, मतलब A B टाइप की हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनते हैं, जैसे ये A टाइप है, ये B है, ये A है, A B इस तरीके से। तो इसको Mg का होगा, और मैग्नीशियम की ऐसी बनती है तो इसको बोलते हैं HCP बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? HCP बोलते हैं। और हम लोग दिखा देते हैं आपको, देखो इस तरीके से, ये मतलब A हो गया, ये B हो गया, C, मतलब ये परतें हैं तो इनके बीच में ये रिक्तिकाएँ दी गई हैं। ये रिक्तिकाएँ दी गई हैं मुझे, तो इनको ये किस में रिक्तिका होती है? ये CU में होगी, AG में होगी और AU में होगी। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लें अपने में देख के बना। अब हम लोग देखते हैं ठोसों में घनत्व की गणना, मतलब ठोस जो होते हैं उनके घनत्व की गणना कैसे करते हैं वो हम दिखाते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है, मतलब जिसका भी निकालना है उसका द्रव्यमान रखना है हमें और आयतन रखना है। तो घनत्व को हम लोग m, घनत्व बराबर क्या हो? m बटे AQ, मतलब द्रव्यमान क्या होता है? मास होता है तो m, और घन का आयतन AQ होता है तो हमने AQ लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं आता है। देखिए यहाँ पे होगा घनत्व बराबर Z इंटू M अपॉन AQ। यहाँ पे Z क्या है? यहाँ पे Z है परमाणु क्रमांक होता है। अभी हम आपको सबका बताएंगे क्या प्रतीक चिन्ह से क्या होगा। एक अवयवी कण का अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान कैपिटल M बराबर होगा अणुभार बटे Na। जो स्मॉल m है उसको हम लोग बोलते हैं अणुभार Na। ठीक है, चलिए आगे देखते। तो यहाँ पे D क्या है? D घनत्व है, तो D बराबर क्या है? Z अपान AM A की पावर 3, और कैपिटल M की जगह हमने कितना है? M अपॉन Na, तो n स्मॉल m अपॉन Na। तो ये हमारा फार्मूला, इसके द्वारा हम क्या निकालेंगे? घनत्व किसी भी फाइंड कर लेंगे। तो जहाँ पे हम लोग देखते हैं Z क्या है? Z बराबर है अवयवी कणों की संख्या। क्या है? अवयवी कणों की संख्या। M बराबर क्या है? अवयवी कण का परमाणु भार। स्मॉल m जो है वो अवयवी कण का परमाणु भार। A बराबर क्या दिया गया? घन की लंबाई। जो A है वो क्या है? घन की लंबाई है। Na क्या? आवोगाद्रो संख्या है। तो हम लोग इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न दिया गया में सिल्वर Ag है CCP संरचना बनाता है, जिसका अध्ययन करने पर पाया गया कि इसके किनारे की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 408.6 पिकोमीटर। PM का मतलब होता है पिकोमीटर है। तो सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। तो हमें क्या करना? सिल्वर के घनत्व की गणना करने, मतलब हमको D निकालना है। तो हमें यहाँ पे Ag बराबर दिया गया 108, मतलब Ag का परमाणु भार दिया गया हमको। तो हम लोग देखते हैं Ag का CCP कितना होगा? CCP बोलिए या FCC बोलिए। तो इसमें कितने थे? 4 थे, वो हम लोगों ने पीछे निकाले थे। कितने होते हैं? 4 थे इसमें। FCC में 4। तो भुजा की लंबाई हमको क्या थी? 408.6 पिकोमीटर। इसको हम लोग मीटर में चेंज करें तो हम लोग 10 की घात का गुणा करें तो 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कितने चेंज हो गया? ये मीटर में हो गया। अब ये मीटर में हो गया तो M बराबर हमको कितना दिया? 108 ग्राम प्रति मोल इसका मात्रक होता है। Na बराबर हमको क्या दिया गया? तो ये हो गया Na। आवोगाद्रो नंबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻³ ये आपको याद करके रखना होगा, या तो क्वेश्चन में दे भी देगा, नहीं तो आप लोग अपने पास से लिख सकते हैं। इसका ये वैल्यू फिक्स होता है। ओके, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं कहीं को एग्जाम में ना दिया गया पेपर में तो आप लोगों को भी डाउट होगा, तो आप लोग ये आप वहाँ पे अपने आप से रख सकते हैं वैल्यू। तो ये एग्जाम्पल में कभी कभी बहुकल्पी में पूछ भी दिया जाता है। तो फिर D बराबर क्या फार्मूला था? ZAQ इंटू M अपॉन A। तो हमने D बराबर वैल्यू रख लिया 4 अपॉन AQ की वैल्यू हमारे पास 408 गुणा 10 की घात माइनस 12 की पावर 3 इंटू 108 गुणा 10 की घात माइनस 3, और ये कितना 6.023 इंटू 10⁻³
23। ये हम लोगों ने वैल्यू को पुट कर लिया है। यहाँ पे करना क्या है आपको इसकी गणना जो है वो आप लोगों को कर लेनी है। आप लोग कर लीजिएगा इस तरीके। देखिए 4 ये कितना हो जाएगा 408.6 की पावर हो जाएगी 3, इसको हम लोग लिख देते हैं इंटू 108 गुणे हो जाएगा 10 की पावर 3। अब ये कितना हो जाएगा देखो 12×3 = 36, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 36, ये हो जाएगा गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23। तो ये 23 इससे माइनस कर देंगे तो कितना बचा, तो 6 यहाँ पे बचा, 7 13 बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात 8 गुणे 10 की घात 3 वटे ये कितना हो जाएगा 408.6 की पावर 3 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर कितना बचेगा 6 और 7 13 बचेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 13 इंटू 6.023। इसकी आप लोग आगे गणना कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। गणना तो आप लोग कर ही सकते हैं, तो गणना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स।